बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज लेक्चर नंबर 41 है। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर नंबर 8 फिनिश किया था। लेक्चर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 कल हमने इसका एक एनालिसिस देख लिया था कि इसमें से बहुत जंपी सा इसका बिहेवियर है। कभी आया ही नहीं 2 अटेम्प्ट्स, और कभी आया तो ज़्यादा मार्क्स का। रिसेंट टाइम में ज़्यादा मार्क्स का आ गया, उससे पहले ज़रा लिमिट था, 10 मार्क्स के अंदर अंदर लिमिट है। अच्छा, अब पेपर कैसा आएगा? कुछ भी पूछ सकता है। जो शेर जंगल का बादशाह है, जंगल भी उसका है, ठीक है। तो लेकिन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और अब उसमें ऑथर की इनपुट देखें तो ऑथर का इनपुट है कि जनाब यहां से ज्यादा टेस्टिंग कौन सी है? थ्योरेटिकल टेस्टिंग है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है प्लानिंग एंड ऑडिट, ऐसे है जी। समझाना क्या है? अब सबसे पहले देखो, एक पर्सन, अगर आपको मेरी शुरू वाली पिक्चर याद हो जो मैंने शुरू में स्टार्ट की थी कि एक ऑडिटर बैठा है, एक फर्म है, सपोज मेरी फर्म है, मैं बैठा हूं अपने ऑफिस में, आप एज अ क्लाइंट आए हो, अल्हम्दुलिल्लाह, आप एज अ क्लाइंट आए हो मेरे पास। क्लाइंट आके आप सबसे पहला सवाल मुझसे क्या करोगे, या मैं आपसे सवाल पहला क्या करूँ? सर आप कैसे आना हुआ? ऐसे ही है, ठीक है। अब वो कैसे आना हुआ आपका, तो आप मुझे बताओगे ना कैसे आना हुआ। क्या कहोगे? आप बताओगे आपको कौन सी सर्विस चाहिए, राइट? ओके, परफेक्ट। अब मैं आपसे कहूंगा अच्छा आपको कौन सी सर्विस चाहिए, तो आप मुझे कहोगे से, मैं कहता हूं आप कहते हो ऑडिट एंगेजमेंट चाहिए, मुझे आपसे ऑडिट करवाना है अपने फाइनेंशियल्स का, ठीक है। और ऑडिट पीरियड है सर 2021 से 2022, यानी कि जुलाई 1 2021 से लेकर जून 30 2022 तक, ऐसे ही है। यस सर। वो कहेंगे जनाब हमने आपसे ऑडिट करवाना है, ऐसे ही कहोगे, क्लाइंट कहेगा। ओके, चलें उठे सर, चलते हैं। नहीं, आजा भाई, और बिल्ले चिल्ले सब सारे सारे आ जाओ, चलें ऑडिट करके आते हैं। ऐसे तो नहीं है ना। there are some actually what I say कि there are some procedural way, ठीक है। ऑलवेज इन एनी फॉर्म देयर आर सम प्रोसीजर्स जो आपको फॉलो करने हैं, और बीइंग ऑन ऑडिटर तो हमें बहुत कुछ फॉलो करना है। सो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा अच्छा सर ऐसा करते हैं, अच्छा अभी नहीं चलना, ओके कोई बात नहीं, हम फिर आराम से आते हैं थोड़ा सा ठहर के। लेकिन उससे पहले हमारा काम, एक ड्यूटी आ गई जो हम पढ़ चुके हैं, क्या? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। अगर ये पहली दफा आया है तो मुझे अपनी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, ठीक है। वही सारी बातें पुरानी, पिछले ऑडिटर से बात करो, प्रोफेशनल क्लियरेंस लो, बा बला बला, पढ़ चुके हैं, हम नहीं पढ़ रहे उसको दोबारा। फिर एक और बात पढ़ चुके, फिर क्या करेंगे? क्लाइंट को कहेंगे सर मोहब्बत नामे पे साइन तो करें, लव लेटर पे साइन तो करें, एंगेजमेंट लेटर पे साइन तो करें। अब हो गया, यानी ये 2 काम तुम्हारे जिम्मे लगाए। इस ये क्लाइंट आया था, इस क्लाइंट को पकड़ के हमने 2 काम तो कर लिए, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर ली, और साथ ही हमने एंगेजमेंट लेटर भी साइन करवा लिए। 2 बातें हमने कर ली। अब अगला स्टेप, चलो क्लाइंट को कहा हम सर आ रहे हैं आपके पास अगले हफ्ते मंडे को आ जाएंगे, हमारी टीम पहुंच जाएगी आपके पास। टीम आई, ऑफिस बैठी, ऑडिटर की टीम, EY, सो कोई भी टीम है, से मैं नाम नहीं ले रहा, चलो वो टीम आई क्लाइंट के ऑफिस, ऐसा ही है जी। क्योंकि सारा रिकॉर्ड क्लाइंट के ऑफिस में पड़ा होगा, तो टीम क्लाइंट के ऑफिस पहुंच गई, और ऑफिस पहुंच के साथ ही हला, ठीक है, 2 बच्चे मेरे भाग के वो वोचर में जंप मारी, 2 ने वहां वोचर में जंप मारी, ऐसे तो ऐसे लाइक दैट। दो CFO के कमरे में कि सर आपने फ्रॉड किया है, नहीं लाइक, ठीक है, आपने गलत हरकत किया, ठीक है, लाइक दैट। ऑफिस पहुंच के सबसे पहला काम क्या होगा? इंपॉर्टेंट, उनके तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग लेंगे उनकी एंटिटी की, एग्जैक्टली, प्लानिंग करेंगे हम ऑडिट को प्लान करेंगे सर। कि यार आखिर बैठ तो गए हैं, इन्होंने हमेशा हाजी इज्जत दे के कुछ चाय का कप पिला के बिठा तो दिया पूरी टीम को। अब इस ऑडिट टीम को प्लान करना है मैंने। आप देखो ना, टीम प्लान लाइक दैट। टीम में मैनेजर भी है जो कि रोज नहीं आएगा, लेकिन किसी दिन आएगा बीच में से, मतलब वो मल्टीपल असाइनमेंट्स देख रहा है ना, चाहे नहीं वो रिव्यू करने, मल्टीपल काम देख रहे हैं ना। चलो आसान से शुरू करते हैं, ऑडिट सुपरवाइजर से स्टार्ट करते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत ज्यादा नहीं कर दी, चलो कोई नहीं सर। वो तो वही होता है ना, हाँ, सर वो क्वालिफाइड पर्सन होता है। नहीं, सुपरवाइजर क्वालिफाइड नहीं होता यूजुअली।
वरना मैं आपको लोअर स्टेटस जो दिया जाता है वो असिस्टेंट मैनेजर का होता है अगर आप क्वालिफाइड हो तो। सो सुपरवाइजर वहां बैठे हैं, 2 सुपरवाइजर बैठे हैं। जरा मैं यहां पे आपको एक लिस्ट बना रहा हूं। जरा यहां पे क्लाइंट के ऑफिस पहुंचे तो पूरा ट्रक भर के लेके गए, ठीक है, जिनमें 2 सुपरवाइजर थे, 2 नहीं, ज्यादा कर लेते हैं, 2 सुपरवाइजर हैं, टीम से ऑडिट क्लाइंट बढ़ा है, सपोज नेस्ले का ऑफिस है, चलो ठीक है, इसको ऑडिट कर रहे हैं। 5 सीनियर मैनेजर्स हैं सपोज, सर एग्जैक्ट टीम यही, और सॉरी 5 सीनियर, सर एग्जैक्ट नहीं, डिपेंड करती है कि कितने टीम भेजें। मतलब नेस्ले की अगर टीम जाएगी, नहीं, वो ज्यादा होंगे, रिसोर्स ज्यादा हो गए। 5 सपोज सीनियर्स हैं, ट्रेनीज। हमने कोई 7 सेमी ट्रेनीज पकड़ लिए हैं, सेमी सीनियर्स, और 10 के करीब गालबन लोग जूनियर्स पकड़ लिए हैं। इन सबको हमने ऑफिस क्लाइंट पे, कितने लोग आ गए टोटल? 1924 लोग। लो जी, ये टीम पे पहुंच गए हैं, मैंने ज्यादा लिख दिया वैसे। 24 लोग उधर क्लाइंट पे पहुंच गए हैं, अज्यूम कर रहा हूं वैसे ही, ठीक है। ये सारी डिटेल अज्यूम्ड है। ये किस पे बेस करती है? ये बेस करती है क्वांटम ऑफ वर्क के ऊपर, कितना ज्यादा काम है, एक कंपनी की कितनी ब्रांचेस हैं, किन किन ब्रांचेस को विजिट करना पड़ेगा, किन किन ऑफिसेस को विजिट करना पड़ेगा, कितनी लोकेशंस पे है बिजनेस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कितना है, पैसे कितने हैं, रेवेन्यू कितना है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, लाइक दैट। रेगुलेटर कितना स्ट्रांग है, ठीक है, कितने रेगुलेटर्स हैं जिनको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह अगर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट हो रहा हो तो खुद सोचो, स्टेट बैंक भी आ गया बीच में, और अगर वो लिस्टेड हो तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी आ गया, तो स्टेट बैंक ये बैंक्स को भी लिस्टेड अनलिस्टेड क्यों नहीं होता? बैंक आपका क्या नाम है, जितने भी बैंक्स हैं इसमें से बहुत से बैंक लिस्टेड हैं। आपका बैंक हबीब, अल हबीब बैंक, ये सब लिस्टेड है, और सर इनके शेयर भी मार्केट में ट्रेड होते हैं, क्यों नहीं? ये कंपनीज होती हैं। अच्छा, देखो बेटा, फर्क सिर्फ इतना है, एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है अंडर दी कंपनीज एक्ट 2017। बैंक जो है इट्स अ कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ठीक है, और ये रजिस्टर्ड होता है अंडर द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 इन द डोमेन ऑफ कंपनी एक्ट। एक ऑर्डिनेंस है जिसके थ्रू ये रजिस्टर्ड होते हैं, तो यस इट्स अ कंपनी। और अगर कंपनी है तो प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, और पब्लिक लिस्टेड भी हो सकती है। और 1 जुलाई को इनका वो होता है, नहीं 31 दिसंबर यूजुअली बैंक्स ईयर एंड जो है, बैंक हॉलिडे। और वो नहीं, वो मेरा मैं इसमें नहीं जाता। हाँ वैसे उसमें ही होता है, यूजुअली क्लोज करते हैं ना, क्लोजर करते हैं 30 जून को। अच्छा चलो आओ जरा मैं बात करता हूँ क्लाइंट ऑफिस, ठीक है जी, इतने लोग ले गया, ठीक है। अब क्लाइंट के ऑफिस में चेक क्या करने गए हो? ये, और इसके अंदर क्या है? 2 ही मेन चीज, या सारे लिख देता हूं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income, Changes in equity, statement of changes in equity, notes to the account, statement of cash flow Yes, sir. and notes to the accounts। यही तो चीजें हैं। yes sir। इसका मतलब है इन 24 लोगों की टीम ने ये काम करने हैं, इनको वेरीफाई करना है, अश्योरेंस लेनी है इन चीजों के ऊपर, ऐसे ही है। सर ये जो एसएफटी और एसओसीआई जो होते हैं, इनके नोट्स होते हैं अलग से कि वो नोट्स टू इसी में सब कुछ होता है। अच्छा, अच्छा अब मैं समझाता हूं एक बात, जरा समझो, इसी सारी टीम को एरियाज एलोकेट करने हैं ना। यस सर। कौन सा सीनियर कौन सा एरिया देखेगा, किसको मैं एसेट दे दूं, किसको फिक्स एसेट की वेरिफिकेशन पे लगा दूं, किसको मैं ओपनिंग बैलेंस की वेरिफिकेशन पे लगा दूं, किसको इनकम पे वेरिफिकेशन पे लगा दूं, किसको इनमें से कितने लोग मैं लीजिंग के ऊपर लगा दूं, कितने लोग मैं, और कितना टाइम। इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब है मैं 2 बातें सोच रहा हूं, यस सर। टाइम एंड रिसोर्स एलोकेशन। कौन सा बंदा किस एरिया पे लगाऊं और कितनी देर दूं उसे कहूं यार तुमने लीज वेरीफाई करना है, तुम्हारे पास 2 दिन है, लीज की वेरिफिकेशन मुकम्मल कर लो। ठीक है। ये तुम अपने 2 जूनियर पकड़ो, 2 सीनियर पकड़ो, और 1 सुपरवाइजर पकड़ो, निकलो यहां से, ठीक, लीज वेरीफाई करो। ठीक हो गई। ओए तुम क्या बैठे क्या कर रहे हो, चलो एसेट्स वेरीफाई करो। और तुम क्या बैठे कर रहे हो, तुम इनकम वेरीफाई करो। तुम्हारे पास 1 दिन है, तुम्हारे पास 2 दिन है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। सपोज तुमने 3 घंटे में ये काम खत्म करना है। ये एरिया तुमने, सपोज छोटा सा एरिया करंट एसेट्स का, सपोज कैश एंड बैंक, तुम्हारे पास 3 घंटे खत्म करो। सपोज छोटा सा बैंक है, अगर हो ज्यादा ना हो बैंक बैलेंसेस,
अगर बैंक का एरिया ज़्यादा है तो फिर सिग्निफिकेंट एरिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पहले सिखाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, मैं भी तो सिखा ही रहा हूं आपको, मैं आपको एज अ रियल पिक्चर नहीं बता रहा कि क्या कर रहे हैं हम। यस सर, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि क्या मैं आपको ये कह रहा हूं एसेट पे प्रोसीजर लगाओ। ऑडिट में आ गए हैं, सपोज हम ये सारे 24 लोग बैठे हुए हैं, अब 24 लोगों का जरा कूद जाओ वाउचर्स के अंदर, ठीक है, एक एक वाउचर छान मारो, कोई बच के निकलने ना पाए, लाइक दैट। ऐसा तो नहीं हो रहा ना। हम क्या सोच रहे हैं कि यार रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है, टाइमिंग क्या होगी, ठीक है। ये काम कौन कर रहा होगा? हो सकता है ये मैनेजर कर रहा हो सकता है ये सुपरवाइजर कर रहा हो। अज्यूम करें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, ये सारी फिक्टिशियस फिगर्स ले रहा हूं, तो हो सकता है ये काम मैनेजर कर रहा हो, रिसोर्स प्लानिंग, कि भाई कौन सा पर्सन कौन सा एरिया परफॉर्म करेगा। देखो 4 मेजर एरिया हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, और एक इक्विटी। 5 ही तो एलिमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल्स के, ऐसे ही है ना। 5 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, एलिमेंट्स तो 5 ही हैं, सारी फाइनेंशियल इन्हीं के गिर्द घूमती है। तो किसको कौन सा एरिया दे रहा हूं, फिक्स एसेट किसको दिए, इंटेंजिबल एसेट किसको दूं, कितना टाइम एलोकेट करूं, ये क्या कर रहा हूं मैं? क्या ऑडिट प्रोसीजर है ये? नहीं, मैं अपनी रिसोर्स एलोकेशन, टाइम एलोकेशन देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि पूरा ऑडिट टाइम पे खत्म करना हो 1 महीने के अंदर अंदर, तो मेरी टीम को, सपोज अज्यूम कर रहा हूं मेरे पास 1 महीने का टाइम है, मैंने पूरे ऑडिट को 1 महीने में खत्म करना है, मेरी टीम को कितना एफिशिएंट काम करना चाहिए, तो भुगतना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? इसका मतलब है ये जो टाइम एंड रिसोर्स एलोकेशन है, ये अल्टीमेटली मुझे बेनिफिट देंगी। क्या? मैं अपना ऑडिट टाइमली कंप्लीट कर सकूंगा, यस सर, मैं अपने ऑडिट क्वालिटी के साथ कंप्लीट कर सकूंगा, जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है, ठीक है ना। ऐसे ही कहना कि मैं अपना ऑडिट टाइम पे खत्म करूंगा, क्वालिटी के साथ खत्म करूंगा, ठीक हो गया। सो क्लाइंट को भी ईज मिल रही है, क्लाइंट को भी टाइम पे रिपोर्ट मिल जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात। यस सर। सर मेरा एक पॉइंट, सो मैं भी एक दफा कंप्लीट कर दूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहा बीइंग एन ऑडिटर, मैं प्लानिंग कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? प्लानिंग कर रहा हूं। ये जो सारी डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है, जो मैं काम कर रहा हूं, यस सर, ये प्लानिंग का हिस्सा है। प्लानिंग के 2 हिस्से होते हैं। नंबर 1, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को डेवलप करना। कि सर पूरे मतलब कि ऑडिट को शुरू से लेके एंड तक हमने खत्म कैसे करना है? खत्म कैसे करना है, ठीक। हमारे शुरू से लेकर एंड तक हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। बात समझ आई है? सो ये हो गया कि हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को बिल्ड कर रहे हैं। ऑडिट चलेगा कैसे, स्टार्ट कैसे होगा, खत्म कैसे होगा सर ये एफिशिएंटली। यहाँ जी एक- हाँ जी जी। सर वो मैंने ना यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, वो जो से होते हैं ना सीनियर्स जो से होते हैं, मतलब लाइक सीनियर पार्टनर्स जो से होते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेते हैं और उनके ऊपर कोई एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, और वो कह देते हैं कि ये एरियाज के ऊपर इतना टाइम लगेगा। सर ऐसे ही होता है? नहीं, आप ये कहो कि एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं, ये वर्ड ना कहो, बाकी सही कह लो। वो पता नहीं रेशियोज वगैरह इस तरह के, ठीक है, ये भी बात मान लेता हूं, वर्ड सही करो। तो मैं तो मुझे तो यही याद नहीं बिल्कुल ठीक है, आप काम सही बता रहे हो, लफ्ज गलत बोल रहे हो। मैं इसे अगर कह दूं कि ऑडिटर सबसे पहले जाके क्या काम करता है, प्लानिंग कर रहा है। प्रोसीजर्स कितने किस्म के होते हैं? सर वो 3 टाइप्स, तीन टाइप्स की है। वो भी मुझे बता रहा है। 3 टाइप्स कौन कौन सी? सर सबसे पहले जो सी है हमारे वो क्या अंडरस्टैंडिंग के लिए जो से लेते थे। क्या बोलो ना, वही तो बोलो। तुम्हें याद है मैंने लिखा था इसका रैप, यस सर, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सब्सटेंटिव। क्या करते हो इस काम में? सर इस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं सारे। तुम रिस्क असेस करते हो, Yes, रिस्क को असेस करते हो, और असेस करने के लिए क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हो। यस सर। ऐसे ही है? और क्या करते हो? और सर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट बिल्ड करते हो, और इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हो। ऐसे ही है? यस सर। इसके बाद क्या काम करते थे ऑडिट प्रोसीजर में? तो सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या करते हैं? कंट्रोल को टेस्ट करते हैं। क्या पर्पस होता है हमारा?
टेस्टिंग कंट्रोल्स के कंट्रोल्स वेदर कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग और वीक, क्योंकि हमें यह पता है कंट्रोल स्ट्रॉन्ग, आज हमारी सारी बहुत सी पुरानी बातें लिंक हो रही हैं। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स अगर स्ट्रॉन्ग हुए तो काम क्या करना पड़ेगा, होमवर्क क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और कंट्रोल अगर वीक हुए तो रिस्क बढ़ जाएगा और काम ज्यादा। इसका मतलब कंट्रोल स्ट्रॉन्ग तो रिस्क वीक, रिस्क वीक तो काम भी कम करना पड़ेगा, कंट्रोल वीक तो रिस्क हाई। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता था जिसे हम कहते थे सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ऐसे ही है, जिसे हमने कहा था डिटेल टेस्टिंग। ठीक है, आसान लफ्जों में हमने कहा था डिटेल टेस्टिंग। ऐसी बात पड़ी थी। अब जरा प्लीज आओ, देखो ये प्रोसीजर है रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव। ये तीन प्रोसीजर हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर चुके हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए क्या काम करते थे? उन्हीं 7 में से कौन में से? इंक्वायरीज करते थे हम, ऑब्जर्वेशन कर लेते थे। एग्जैक्टली, ऑब्जर्वेशंस कर लेते थे हम। और रिस्क असेस करने के लिए क्या कर लोगे? एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा लेना। यूज कर लेंगे। सो मैंने बहुत ही गंदा लिखना शुरू कर दिया। सो मैं ये कहता हूं, वो ऐसा लगेगा टूटे हाथों से लिख रहे हैं। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर। यस सर। तो बेटा तुम बात ये कर रहे थे, मैं तुम्हें कह रहा था तुम मुझे वर्ड अच्छे वाला बताओ। तो वो क्या करते हैं? रिस्क असेस करते हैं। उसके बाद कहते हैं ये पढ़ा लिखा बंदा है, ये सीनियर है, इसको ज्यादा रिस्की एरिया दो ताकि अच्छे तरीके से सॉल्व करे। ये जूनियर लड़का है, ये तो बेचारा अभी अभी आया है। ये 10 लड़के जो हैं ये तो जूनियर बच्चे हैं, इनको इतना अच्छा नॉलेज नहीं है अभी, ये इतने अभी पक्के नहीं हुए। तो क्या करें, इनको क्या बहुत ज्यादा रिस्की एरिया दें या लेस रिस्की एरिया दें? लेस रिस्की दें ताकि इनको सिखाएं साथ साथ काम। पर्पस क्या है कि देखो इन लोगों ने इनको ट्रेन करना है, इन लोगों ने इनको। मैं कल परसों भी किसी को बात बताते हुए गया था कि हायरार्की इतनी खूबसूरत है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, फर्म्स के अंदर। किसी ने मुझे पूछा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के 3 साल क्यों हैं आर्टिकल्स के? तो मैंने कहा इसकी एक रीजन है, लॉजिकल रीजन। 3.5। मैंने कहा बहुत लॉजिकल रीजन है, मैं फायदा बता देता हूं, ये नहीं बताऊंगा क्यों 3.5 साल है, इसका मुझे नहीं पता क्यों 3.5 साल, लेकिन इसका फायदा क्या है, फायदा का नसीब होता है वो बता देता हूं। जब आप जैसे जूनियर काम कर रहे हो तो आप डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस में इन्वॉल्व हो, वाउचर देख रहे हो, रूट डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो, कपड़े गंदे मैले कुचैले कर रहे हो, घर जाते हो तो अम्मा कहती है कहां गंद में खेल के आया, तो आप बताते हो वाउचर में खेल के आया हूं। ठीक है, वाउचर्स देखो, आपको कई दफा क्लाइंट क्या करता है, आपको एक रूम दे देता है, आपको एक रूम में लेके जाता है, आपको कहता है ये रूम है, ये देखें वाउचर ही वाउचर लगे हुए हैं, फाइलें पड़ी हैं, ढूंढो अपने मतलब का। अच्छा, तो आपके हाथ गंदे, कपड़े गंदे, लाइक दैट, हाँ, डस्ट हो जाती है। डस्ट वो एक्चुअली रिकॉर्ड रूम होता है ना, तो रिकॉर्ड रूम में इस तरह प्रॉब्लम आती है। समझाना ये चाह रहा हूं कि एक जूनियर क्या सीख रहा है, बिल्कुल डिटेल डॉक्यूमेंट्स में जाकर डॉक्यूमेंट से लर्निंग्स ले रहा है, चीजें सीख रहा है, रूट कॉज में जाके बैठा हुआ है, हर चीज का डिटेल डॉक्यूमेंट देखता है। तो ऐसे जब इंसान नीचे से ऊपर आता है ना, ज्यादा नॉलेज होती है। 1 साल वो जूनियर रहता है और किसका ऑर्डर मानता है? उसे ओबीडियंस सिखाई जाती है कि ऊपर वाला जो तुम्हें सेमी सीनियर काम सिखा रहा है वो तुमने उसके ऑर्डर को ओबे करना है। वो 1 साल ऑर्डर ओबे करना और रूट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना सीखता है, उनसे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना सीखता है, उनको इवैल्यूएट करना सीखता है एक एक डॉक्यूमेंट को। बात समझ आई? जिसे हम वाउचिंग कहते हैं, उनसे वो सीखता है। फिर जब वो आ जाता है मिड लेवल में क्या हो गया? अब वो दोबारा जाके वाउचर चेक नहीं करेगा, अब वो सेमी सीनियर है सपोज। वैसे तो वो भी कर लेते हैं काम, लेकिन काम में हद तक नहीं होती। ऐसे बता रहा हूं कि वो सीख क्या रहा है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या सीख रहा है। अब वो रिपोर्टेबल है टू सीनियर मैनेजर और आंसरेबल है फॉर जूनियर्स। मिडिल लेवल में आ गया ना, नीचे वालों के काम के लिए जवाब दिया ऊपर वालों को, तो उसे क्या सिखा रहे हैं? मैनेजमेंट स्किल, मिडिल मैनेजमेंट कैसे हैंडल करने हैं, लोग कैसे चलाने हैं, टीम को कैसे साथ लेकर चलना है, और टीम में कोई गलती कर दे तो उसके लिए तुम आंसरेबल हो।
यू आर नॉट गोइंग टू ब्लेम लाइक दैट, सर जी इससे पूछें इसने किया है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आप कहते हो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज 5 पर्संस, ये 5 जूनियर्स, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, इनके काम में कोई गलती रह गई है तो वो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं रेक्टिफाई करता आपके पास आने से पहले। तो इसका मतलब है देखो, अब एक सेमी सीनियर सीनियर को जवाबदेह है, उसको सिखाया जा रहा है हाउ टू रिपोर्ट टू योर सीनियर, और उसको यह भी सिखाया जा रहा है हाउ यू आर गोइंग टू बी अकाउंटेबल फॉर द वर्क अंडर योर, फॉर द वर्क ऑफ योर टीम मेंबर्स। देखो 2 चीजें सीख रहे हैं, 1 साल इसमें गुजर जाता है, फिर आता है सीनियर फेज जिसमें तुम अच्छा मिडिल मैनेजर यूजुअली बहुत कम कम्युनिकेट कर रहा होता है मैनेजमेंट के हाई ऑफिशियल्स के साथ या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, बहुत कम उनके साथ डिस्कशंस में होता है। सो आप कम्युनिकेशन स्किल्स, तीसरा साल जब आता है, जब आप सीनियर बनते हो तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हो। कैसे? आप क्लाइंट से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हो। आप हायर मैनेजमेंट से, नॉट अबाउट द लोअर से, तो आप जूनियर के तौर पे भी कर रहे होते हो, हायर मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो, बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करने बैठ जाते हो, ठीक है, जर्नल मीटिंग्स में बैठ जाते हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि उसका राइट है। फिर सीखते हो आप इन लोगों से हाउ टू कम्युनिकेट, ऑडिटर अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेगा उन लोगों में। मेरी बात समझ आ रही है? और साथ साथ अब तुम सीनियर हो तो यू आर रिपोर्टेबल टू सुपरवाइजर एंड यू आर आंसरेबल फॉर द वर्क परफॉर्म बाय सेमी सीनियर एंड जूनियर्स। अब कोई गलती रहेगी तो तुम्हें पूछा जाएगा, नीचे से नहीं कि, और ना ही कभी सुपरवाइजर जाके डांटेगा जूनियर को, वो तुम्हें डांटेगा कि तुमने क्यों नहीं देखा, फिर तुम उसे डांटोगे जाके। बात समझ आ रही है? ये खूबसूरती की जो मोहब्बत बांटना है, ये ऐसे हिरार्की वाइज चलता है। मैं आपके बच्चे को जाके नहीं डांटूंगा, मैं आपको टका के डांटूंगा कि आप उसे जाके कुछ डांटेंगे, ठीक है, गुस्सा ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। वो अक्सर वर्ड यूज करते हैं, नजला तुम्हारे पे फेंकूंगा, तुम जाके आगे जाके फेंकोगे, ठीक है। सो ये आप अक्सर बिजनेसेस में देखो या ऑर्गेनाइजेशन में देखो, तो ये कॉमन बात है। बॉस को अंदर से डांट पड़े, बॉस आगे पूरी टीम की ऐसी की तैसी फेर देता है, अगर बॉस में हौसला ना हो बर्दाश्त करने का। इसलिए कहते हैं एक अच्छा लीडर क्या होता है, अब पता नहीं बात कहां से कहां निकल रही है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो जब टीम की किसी एप्रिसिएशन की बात आए तो वो पीछे हट जाता है, वो कहता है ये मेरी टीम ने किया, ठीक है, और उनको अप्रिशिएट करवाता है। और एक अच्छा लीडर वो होता है जो दूसरी क्वालिटी है कि जब टीम पे बुरा वक्त आए, टीम की किसी हरकत की वजह से बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाए, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, ठीक है, माई टीम, समवन इन माई टीम डिड अ मिस्टेक बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यानी एप्रिसिएशन में वो टीम को फॉरवर्ड कर देता है एप्रिसिएशन, और नजला जितना आता है तो उसको बर्दाश्त करता है, उसको टीम को फॉरवर्ड नहीं करता, ठीक है। तो ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। चलो आ जाओ वापस। समझा रहा हूं कि अच्छा ये 3 सालों का पर्पस समझाया। अच्छा अब मैंने क्या बता रहा था जी, अच्छा प्रोसीजर्स, मैंने कहा जी आप वर्ड सही बोलें, आप बोलने सही रहे हैं, आप वर्ड सही चूज करें। तो आप रैप कहें, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कि रिस्क असेस करने के बाद रेशोज लगा के, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा के, रिस्क असेस करने के बाद वो हाईली रिस्क एरिया किसको देगा? सीनियर टीम मेंबर को, और लेस रिस्क एरिया किसको देगा? जूनियर टीम मेंबर को। सिंपल इज दैट, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक हो गया। अच्छा अब आगे चलें, अगर हमारा हो गया जी हम लोग, अच्छा अभी तो हम प्लानिंग शुरू भी नहीं किया हमने, अभी प्लानिंग को समझ रहे हैं कि प्लानिंग होती कैसे। अच्छा मैंने कहा कि ये पर्सन आए, हम टीम मेंबर बैठे और हमने क्या करना शुरू कर दिया? सोचना कि भाई ये टाइम पे ऑडिट कैसे खत्म होगा, ऑडिट प्लानिंग शुरू कर दी। इसे कहते हैं ऑडिट स्ट्रेटजी को बिल्ड करना, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को, ताकि हम टाइम पे ऑडिट शुरू करें और एक क्वालिटी वर्क परफॉर्म करके टाइम पे ऑडिट खत्म करें। रिसोर्स को कितने अच्छे तरीके से इफेक्टिव यूटिलाइज करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगी, ठीक है। तुम्हारे पास अगर एक एरिया में काम करके दिन में 8 घंटे की ड्यूटी है, तुमने 5 घंटे में वो काम खत्म कर लिया, तो अगले 3 घंटे तुम्हें कहां पे यूटिलाइज करने हैं, ये प्लान करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम मेरे टीम मेंबर हो, मैं चाहूंगा कि तुम्हारे 8 घंटे इफेक्टिवली यूटिलाइज हो फॉर द क्लाइंट, फॉर द ऑडिट पर्पसेस। तो मैं कहूंगा ऐसा कि यार ऐसा करो, अपने 5 आवर्स में, आज के दिन में तुम लीज देख लो, जब ये खत्म हो जाए तो रेस्ट 3 आवर्स के अंदर तुम एक छोटा सा एरिया देख लेना किसी एक्सपेंसेस का, सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो इससे क्या हुआ, मैंने तुम्हारे 8 आवर्स को इफेक्टिव यूटिलाइज किया। ऐसा भी तो हो सकता था ये काम खत्म करके बस वो आंखें बैठ जाए आराम से फिल्में देखे बैठ के,
कि काम तो खत्म हो गया, आज का काम जो था वो खत्म कर लिया। नहीं, इसका मतलब है तुम तो ठीक हो अपनी जगह, बीइंग अ जूनियर, बीइंग अ सेमी सीनियर, बट बीइंग अ मैनेजर या सुपरवाइजर, मैंने अपना काम, मैंने अपनी प्लानिंग अच्छी नहीं की, मैंने अपने रिसोर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया। जरा समझो मेरी बात, टाइम भी जाया किया उसने बैठ के, और कोई और एरिया भी नहीं किया उसने, क्वालिटी भी अगली, जब कल को काम मिलेगा तो 8 घंटों में 12 घंटे का काम होगा, उस दिन क्या करेगा फिर क्वालिटी को कंप्रोमाइज करेगा। तो व्हाई नॉट, कल जो उसने एक्स्ट्रा टाइम लगाना है उससे बेहतर है आज ये 3 घंटे इफेक्टिव यूटिलाइज करवाना मेरी जिम्मेदारी थी उससे। इसका मतलब है अगर मैं ये कहता था, मेरे एक वो थे, एक इत्तेफाक रहा किसी एक ऑनर से मिलने का और उनके साथ काम करने का, तो उनका एक बड़ा प्यारा खूबसूरत वर्ड था, पार्टनर थे वो एक फर्म के, तो उनका कहने का मतलब था कि सलमान अगर मेरी टीम, मैं उनका मैनेजर था, उन्होंने कहा सलमान अगर मेरी टीम का एक रिसोर्स फ्री बैठा है ना, आज सारा दिन उसने फ्री बैठ के गुजारा, तो ये उसकी गलती नहीं है, मेरी प्लानिंग पुअर है, मैंने अच्छी प्लानिंग नहीं की अपने रिसोर्स की, और मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है कि जो अपने रिसोर्स को बैठा के पैसे दे रहा है लेकिन उससे काम नहीं ले रहा। ठीक है, बात समझ आई है? तो ये एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट था कि यार मैंने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करनी है, आई एम द लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है, तो मेरी जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जिम्मेदारी बड़ी क्रूशियल जिम्मेदारी है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को बिल्ड करना। भाई ये प्रोसीजर नहीं है, कोई प्रोसीजर लगाया, मैंने कहा कि यार टेस्ट करो, वाउचर चेक करो, रीजनेबल वो कंपैरिजन कर लो पिछले साल के साथ, सेल्स के वाउचर देख लो, डेटर की कंफर्मेशन भिजवा दो, ऐसी कोई बात की है नहीं। इसे कहते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को बिल्ड करना। आप समझ आ गई? तो फिर प्लानिंग और क्या है, इसके बाद क्या है जनाब? जब मुझे यह पता लग जाएगा मैंने इस 24 के स्टाफ मेंबर्स को यूटिलाइज कैसे करना है, किस पर्सन को कहां पे कितने टाइम के लिए यूटिलाइज करना है, कि मैं अपना टाइम पीरियड के अंदर अंदर 1 महीना अगर गिवन है, 15 दिन गिवन है, मैं अपना ऑडिट टाइमली मुकम्मल कर लूंगा विद द सेम इफेक्टिवनेस, विद द सेम क्वालिटी। जब ये क्लियर हो गया फिर मैं आऊंगा अपने सेकंड स्टेप पे। ये तो पहला स्टेप हो गया, फिर मैं आऊंगा अपने सेकंड स्टेप पे, उसे कहेंगे ऑडिट प्लान करो। फिर ठीक, अब ऑडिट प्लान करेंगे, अब हम स्पेसिफिक होने लगे हैं। अब हम कहेंगे अच्छा हो गया, ये रिसोर्स एलोकेट हो गए, सब कुछ हो गया, बेहतरीन, हम अपना ऑडिट टाइम पे इस तरीके से मुकम्मल कर लेंगे, परफेक्ट, नाउ द बिगर पिक्चर इज कंप्लीट। अब आइए ऑडिट करना है, ऑडिट प्लान करो। लीज पे कैसे काम करोगे, कौन से प्रोसीजर्स लगाओगे, तुम लीज पे काम करो, तुम प्रोसीजर लगाओ। फिर उसके बाद आएगा ऑडिट प्लान के अंदर कि यहां पे हम प्रोसीजर्स को डिजाइन करेंगे, फिर प्रोसीजर्स को डिजाइन करेंगे। यहां पे आके फिर हम बात पढ़ेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऑन अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ जज्बाती होकर ज्यादा जोर से मारती है, ऑन अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मतलब सब्सटेंटिव लगाना है कि क्या मतलब? अच्छा, नेचर क्या होगी वो डिपेंड करता है हमारे पास असर्शन कौन सी है, उसके मुताबिक का प्रोसीजर लगाएंगे ना। नेचर क्या, ठीक है, टाइमिंग क्या होगी, किस वक्त लगाएंगे, किस वक्त परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और एक्सटेंट किस हद तक परफॉर्म करेंगे, मतलब कि कहां तक, किस लेवल तक एग्जामिनेशन करते रहेंगे। क्योंकि ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि एक असर्शन है अगर, तो उसको एक तरीके से एविडेंस भी मिलता है, समटाइम्स हम उस पर रिलाय नहीं करते, हम कहते हैं एक और एविडेंस होना चाहिए, ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगा के ऑल्टरनेट एविडेंस निकालते हैं, जिसे हम कॉर्पोरेटिव एविडेंस कहते थे, सपोर्टिंग एविडेंस, ठीक है। यानी बैंक को वेरीफाई करना है तो बैंक स्टेटमेंट से भी वेरीफाई कर रहे हैं बैंक बैलेंसेस को, लेकिन साथ लेजर से भी वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन साथ में बैंक को कंफर्मेशन लेटर भी भिजवा दिया। डेटर को, सेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स को, साथ साथ डेटर को भी एक सर्कुलर भेज दिया, डेटर कंफर्मेशन। ये क्या है? एक और एविडेंस की तलाश। तो किस नेचर का होगा और क्या टाइमिंग और किस हद तक जाएंगे, ठीक है। सो बात अब समझ आई है? यस सर। अब मैं ये मैंने 2 लाइनें पढ़ाई हैं अभी तक, तो वो 2 लाइनें पढ़ा देता हूं। प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, मींस सेट स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन फॉर द एंगेजमेंट, नॉट फॉर द एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल, बल्कि किसके लिए? पूरी एंगेजमेंट का टाइम, डायरेक्शन और स्कोप तय करना, किस सिमत में चलेंगे और कहां तक पहुंचेंगे, ठीक।
एंड डेवलपिंग, यानी इसका मतलब ऑडिट प्लान के दो हिस्से हैं। ऑडिट प्लानिंग की जब भी बात आती है तो दो हिस्से आते हैं, पहला ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और दूसरा ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान क्या है? विच इंक्लूड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय द एंगेजमेंट टीम फॉर ईच एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात समझ आई? अब यहां तक अगर समझ आ गया, ये दो बातें, इसका मतलब है हम यहां पे एंगेजमेंट की सिम तय कर रहे हैं, स्कोप तय कर रहे हैं, टाइमिंग, और यहां पे हम प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग एंड स्कोप तय कर रहे हैं कि इन एलिमेंट्स के ऊपर हम कौन सा प्रोसीजर लगाएंगे, कौन सी नेचर होगी, कितना क्या टाइमिंग होगी और उसके एक्सटेंड क्या होगी। सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज यूं सी है, ये तो इसको तो कोई सीनियर ही मतलब कि देखता होगा। इट डिपेंड्स कि आप कितनी क्रिटिकल है, कितना रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। अच्छा, अब एक चीज जरा सोचो समझो, एक चीज रह गई। आप लोगों ने एक ऑडिटर की लाइफ में तीन चीजें ही हैं ना, उसको जब ऑडिट पे भेजा गया वो प्लानिंग करेगा, प्लानिंग के बाद वो क्या काम करता है, ये प्लानिंग खत्म हो जाए अगर एक फेज, ये एक फेज है ना लाइफ का, ये एक फेज है, लो जी ये एक फेज है, फेज 1, जैसा रियल एस्टेट में फेज 1 फेज 2 चलते हैं ना, फेज 1 फेज 2 में वो क्या करता है, प्लानिंग मुकम्मल हो जाए तो क्या करता है फेज 2 में, वो प्लानिंग हो गई, मैं ब्रॉडर पिक्चर पे आ रहा हूं, नॉट रूट कॉज पे जी, प्लानिंग हो गई, प्लानिंग के बाद क्या करता है, प्लानिंग को ए कह देते हैं, 3 परफॉर्मेंसेस है ना, ए कह देते हैं। प्लानिंग के बाद क्या करता है वो, यहां पे लिखता हूं, प्लानिंग कर ली, हाँ उसके बाद अब रिसोर्स एलोकेशन भी उसी के प्लानिंग के अंदर ही हो गया कि हमने मतलब मोटी मोटी बातें पूछ रहा था। देखो प्लानिंग करता है, यस सर, प्लानिंग का सारा बातें हमने अभी यहां से देखी कि प्लानिंग का मतलब क्या है, वो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बिल्ड करता है और ऑडिट प्लान बनाता है, एग्जीक्यूशन, शाबाश। प्लानिंग के बाद कहते हैं परफॉर्मेंस, फिर वो परफॉर्म करता है इसको, और परफॉर्म करने के बाद और परफॉर्म करते हुए फिर वो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस पे जाएगा। ये तो प्लानिंग थी, हो गई, ये तो गल बातें हैं, हो गई, खत्म, तय पा गया, क्या काम क्या करना है, काम तय पा गया, प्लानिंग, यस प्लानिंग के ऊपर आपके टाइम लगता है, प्लानिंग तय पा गई तो फिर आएंगे किस पे, एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले काम क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट, दूसरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तीसरा ये काम आप प्लानिंग में भी कर रहे होगे, यही काम प्लानिंग में भी कर रहे होगे, जैसे वो रिस्क को आइडेंटिफाई, मटेरियल, एग्जैक्टली, ये काम प्लानिंग में भी हो रहे हैं, लेकिन डिटेल नहीं होते, सिर्फ स्ट्रैटेजी को डिफाइन करने के और इफेक्टिवनेस को डिटरमिन करने के लिए होते हैं कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। सो इसका मतलब है परफॉर्मेंस के बाद अगला स्टेप क्या आता है ऑडिटर का, जनाब एविडेंस इकट्ठे करो इस सारे से और हमें रिपोर्ट दो। ये 3 काम करने होते ऑडिटर ने, अगर देखो प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्ट, तो ये 3 कामों के लिए ऑडिटर ये 3 कामों के लिए ऑडिटर जाना जाता है जी। अब पूछो सवाल। सर ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं, यहां पे मटेरियलिटी लेवल डिफाइन करते हैं कि प्लानिंग के अंदर, देखो यूजुअली प्लानिंग फेज के अंदर आप रिसोर्स एलोकेशन कर रहे हो और ऑडिट को प्लान कर रहे हो असर्शंस के हवाले से, उसी में अब डिपेंड करता है आप इसी प्लानिंग स्टेज पे मटेरियलिटी डिटरमिन कर लो या फिर रिस्क असेसमेंट बाद में दोबारा, परफॉर्म तो करने ही करने हैं। तो आप क्या करते हो, ये दो जो है ना 1 और 2, रिस्क असेसमेंट और टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये तो नहीं लगा सकते ना, ये तो परफॉर्मेंस है यार, ये तो है ही डिटेल्ड में। तो ये 2 काम जो है आप इस प्लानिंग स्टेज पे कर लेते हो, इस ऑडिट प्लान को बनाते हैं, कंट्रोल्स के बारे में पता नहीं लगेगा तब तक कुछ, एग्जैक्टली। सो आप इस स्टेज के ऊपर यूजुअली, लेकिन आपका नजरिया बदल जाता है ना यार, देखो यहां पे नजरिया होगा सिर्फ ये देखना कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक, ताकि मैं एरिया एलोकेट कर सकूं। यहां पे तो बकायदा टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाए जाएंगे ताकि देखूं कि वाकई इतने अच्छे हैं कि मैं यहां पे अपना होमवर्क कम कर सकूं। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा इसके अंदर ओवरलैप चलता है, इंडस्ट्रीज फर्म्स जो हैं वो ऑडिट प्लान करते हुए भी रिस्क असेसमेंट और टेस्ट ऑफ कंट्रोल को परफॉर्म कर जाती हैं। और सर अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है मतलब कि एक प्लानिंग स्टेज में मेन कंट्रोल की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई लग रही थी, बाद में डगमगाती हुई नजर आती, तो चेंज इन ऑडिट प्लान क्या हो गया, पता लगा क्या, इंफॉर्मेशन जब नहीं आएगी तो आपके पास इंफॉर्मेशन चेंज हो तो आपको अपने कोर्स ऑफ एक्शन को चेंज नहीं करना पड़ेगा,
देखो खुदा ना खास्ता मैं कहूं, एक बच्चे ने सोचा हुआ था 3 पेपर दिए हैं, तीनों पास हो जाएंगे, अगले 3 उठा लिए, यस सर, ठीक है, सपोज 3 में से 2 फेल हो गए पिछले, तो अब उसको अपना उसको अपना कोर्स ऑफ प्लान चेंज करना, उसने तो कुछ और प्लानिंग की होती है, लेकिन उसको अपना कोर्स ऑफ प्लान चेंज करना पड़ता है। चलो कोर्स ऑफ एक्शन कह लूं, चलो जी आगे पढ़ता हूं। हु इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड ऑडिट, कौन इन्वॉल्व होगा, कहता है यूजली एंगेजमेंट पार्टनर और अदर की मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम शैल बी इन्वॉल्व। तो यूजली या तो एक की काम एंगेजमेंट पार्टनर कर रहा होता है, मैंने वैसे कहा प्रैक्टिकली ये काम कौन कर रहा होता है, सीनियर आपका ऑडिट मैनेजर काम कर रहा होता है, या आपका सुपरवाइजर भी ये काम परफॉर्म कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, इससे प्लानिंग का फायदा क्या होगा, तो हमने कुछ फायदे पढ़े हैं, 1-2 ये वाले। क्या कहता है कंप्लीट द एंगेजमेंट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, पहला फायदा। आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन टाइमली बेसिस, इसका मतलब क्या, कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होंगे, कैसे, फिर ये आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे होंगे, रिजॉल्व तो चलो बात की बात है, रिस्क असेसमेंट। यस सर, और रिजॉल्व, तीसरी बात, पे अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट, अब इंपॉर्टेंट एरियाज कैसे पता लगेंगे आपको, उसी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस से। नेक्स्ट, असिस्ट इन सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टीम एंड प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क टू देम, ये बात समझ आई, यस सर। यही काम कर रहे हैं ना ओवरऑल ऑडिट प्लानिंग में, टीम को एलोकेट कर रहे हैं। सर एक मेरे और क्वेश्चन था कि जिससे हमारा बैंकिंग का क्लाइंट है उसकी टीम अलग होती है, और अगर हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग का क्लाइंट है उसकी टीम अलग होती है, क्या मतलब अलग से मुराद आपकी क्या है, पहले ये बताओ आप। सर मतलब कि ऐसे कि बंदा, मैं उस बंदे को कभी उसके अलावा यूज ही नहीं करूंगा कहीं और, ये कहना चाह रहे हो कि मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बैंक के लिए रखा हुआ है, तो मैं आपको हमेशा बैंक के ऑडिट पे भेजूंगा और किसी पे नहीं भेजूंगा, नहीं, रीजन क्यों बताओ। मैंने कहा शायद वो बेटा अगर ऐसे करना शुरू हो जाऊं तो फिर तो तुम्हारा स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो गया, डाइवर्सिफाइड नॉलेज कैसे आएगा फॉर्म में, फॉर्म का फायदा ही क्या है, डाइवर्सिफाइड नॉलेज। इस पर्सन को पता है बैंक भी कैसे ऑडिट करना है, इस बंदे को पता है बैंक की फाइनेंशियल कैसे बनती है, इसको ये भी पता है टेक्सटाइल की फाइनेंशियल कैसे बनती है, इसको ये भी पता है सर्विस की फाइनेंशियल कैसे बनती है, इसको ये भी पता है शुगर इंडस्ट्री की फाइनेंशियल कैसे बनती है। बात समझ आई है, तभी तो तुम ऑलराउंडर बन रहे हो। इसीलिए फिर इंडस्ट्री के आर्टिकल लिमिट हो जाते हैं, आपकी एक्सपोजर को लिमिट कर देते हैं, समझ आई बात की। सो बस फर्क ये होगा कि आप अगले साल जब ऑडिट की बात आएगी तो आपसे कहा जाएगा कि यार ये इस लड़के ने पहले भी लास्ट टाइम बैंक का ऑडिट किया हुआ है, इसको बैंक का पता है, इसको ले जाओ साल, तो आप अगली बार भी चले जाओगे, दूसरे साल बस ये है, फिर तीसरे साल भी चले जाओगे, ये आपका एक्सपोजर है, ठीक है। एक काम 3 दफा करके सीख लोगे, पहली दफा एज अ जूनियर, फिर एज अ सेमी सीनियर, फिर सीनियर। तो देखो जिन क्लाइंट पे पहली दफा एज अ जूनियर जाओगे, अगले साल उन्हीं क्लाइंट्स पे क्या हो रहे होगे, एज अ सेमी सीनियर जा रहे होगे, फिर उससे अगली बारी सीनियर, तो तुम्हें तीनों रोल सीख लिए ना उस क्लाइंट पे, तो क्लाइंट तो आ गया तुम्हें। लास्ट टाइम तुमने 2 एरिया किए होंगे, अगले साल तुम कोई 3 और नए एरिया करोगे, उससे अगले साल फिर 3 और। बात समझ आ रही है। सो इस तरह आप इवॉल्व करते हो, एक ही क्लाइंट पे सब कुछ नहीं सीख लेते पहले क्लाइंट में कि मैं ही ऑडिट करूंगा आप सब घर जाएं, मतलब इनमें से एक जूनियर के मैं सीखने आया हूं आप लोग सब घर जाएं मैं काम करूंगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ठीक है। You are known for your professional expertise and I can say कि आप जो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं that is your bench signature mark ना, तो वो ऐसे तो नहीं खराब करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, assist in a selection of appropriate team and proper assignment of work to them, ये हो गया। perform direction supervision and review of engagement team, परफॉर्म डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू, ठीक है। हम एंगेजमेंट टीम को जब ओवरऑल एलोकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम ही कर रहे हैं ना उनको रिव्यू, उनकी डायरेक्शन, सब कुछ। कोऑर्डिनेट ऑन टाइमली बेसिस विद कंपोनेंट ऑडिटर एंड एक्सपर्ट, जी अगर आपको लगे कि इस ऑडिट क्लाइंट के ऊपर हमें किसी और लोगों से भी बातचीत करनी है, किनसे, कुछ और एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट कौन हो सकते हैं, आपके इंटरनल ऑडिटर हो सकता है कंपनी का, हमारा डिपार्टमेंट तो नहीं है ना इंटरनल ऑडिट का, कंपनी का डिपार्टमेंट है, तो उससे भी तो कम्युनिकेट करनी है। फिर इसी तरह कंपोनेंट ऑडिटर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप पेरेंट कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, उसके सब्सिडरी के जो एक्सटर्नल ऑडिटर हैं वो कंपोनेंट ऑडिटर कहलाते हैं, ठीक हो गया, ये बात भी समझ आ गई। सो अगे क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा उसने कहा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, इसका मतलब अब ये वहां पे एक और आपका आईएएस से रिक्वायर करता है ऑडिटर को कि आप जो कुछ बात कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, बराए मेहरबानी उसे डॉक्यूमेंट कर लें रिटर्न फॉर्म में। हम खाली जबानी कलामी बातों पे यकीन नहीं रखते, तो फिर इसका मतलब है जो आपकी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी है और ऑडिट प्लान, ये 2 ही चीजें हैं ना प्लानिंग में,
ए और बी, ये जो मैंने लिखे 1 और 2, यस सर, तो जनाब आप इसको डॉक्यूमेंट कर लें। तो उसने यही लिखा कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लानिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर ऑडिटर टू एस्टैब्लिश एंड डॉक्यूमेंट फॉलोइंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात वही वाली जो आपने कही थी, क्या? सिग्निफिकेंट चेंज इन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान अलॉन्ग विद द रीजन ऑफ द चेंज, कि अगर कोई चेंज आए सर्कमस्टांसेस में, इंफॉर्मेशन में, जो आपको मजबूर कर दे कि आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है, आपको अपना प्लान चेंज करना है, तो जनाबे वाला चेंज करें और उसको भी डॉक्यूमेंट कर लें। ठीक है, इसका मतलब मैं कहूँ प्लानिंग फेज में कितने स्टेप्स हैं? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बिल्डअप करना फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप ऑडिट प्लान, और नंबर थर्ड किसी भी किस्म के चेंज को डॉक्यूमेंट करना, चेंज इन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, ASAP। ठीक है, क्लियर होगी बात? यस सर। जी, क्वेश्चन नंबर 1 एक दफा देख लो, बड़ा आसान सा सवाल उसमें पूछा हुआ है। इंटरनेशनल ऑनलाइन वाले भी देखो। प्लानिंग एक्टिविटी व्हाई जो सा वो पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस बेनिफिट्स। जी, बेनिफिट्स पूछ रहा है। ठीक है, ऊपर लिखे हुए इंपॉर्टेंट, बेनिफिट, ऑब्जेक्टिव, कोई भी लफ्ज यूज करे Yes, तो आपने ये लिखने हैं। लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हो गया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पे आते हैं। यहां तक समझ आ रही है तो हम चल सकते हैं आगे। फिर कहते हैं डिफरेंस क्या है फिर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में और ऑडिट प्लान में। तो मैंने, मेरा ख्याल है इस डिफरेंस को इस तरह नहीं स्पेसिफाई किया, लेकिन मैंने आपको एक अवेयरनेस दे दी कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बिगर पिक्चर है, एंगेजमेंट की पिक्चर, और जबकि ऑडिट प्लान आपके एलिमेंट्स के ऊपर आ गए, असर्शंस के ऊपर आ गए, उनके बारे में प्रोसीजर्स, उनके बारे में डायरेक्शन, स्कोप डिटरमिन करने आ गए हम। ठीक है, सो इसका मतलब ऑडिट स्ट्रेटजी कहता है सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। यानी ये स्टेप परफॉर्म करोगे तो इस स्टेप पे आओगे। ऑडिट प्लान ऑडिट स्ट्रेटजी के बगैर नहीं बन सकता बेटा। उस तरह तो फिर प्लान कभी भी तुम्हारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा जब तुमने स्ट्रेटजी ना बिल्ड की हो। ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपकी स्ट्रेटजी हो कि आपने इसको यूं एक्सप्लेन किया जा सकता है, सपोज आपकी स्ट्रेटजी हो कि आपने कल 2 बजे तक गुजरांवाला पहुंचना है, ये आपकी स्ट्रेटजी है। ठीक है, अब आप अपना प्लानिंग करेंगे, मैं कहां कहां रुकूंगा। सपोज चले मरी जाना है आपने, सपोज कल आपने मरी पहुंचना है सुबह 11 बजे, तो फिर आप प्लान करोगे ना यार हम कितना कितना स्टे किस किस जगह के ऊपर करेंगे। लाइक कलर का हार में स्टे करेंगे, भेड़ा पे रुकेंगे। अब ये क्या है, ये स्टॉप्स हैं, इसमें कितनी देर स्टे करेंगे। आप देखते हो अक्सर जो ये बसेस जाती हैं, जो ट्रैवलिंग बसेस होती हैं, ये आपको 15 मिनट्स देती हैं। क्या 15 मिनट्स है जी, 20 मिनट्स है, नमाज पढ़ लें, आप जो खाना पीने खा लें, वॉशरूम जाने जा लें। ये क्या है, क्योंकि वो प्लान है, उन्होंने टाइम डिसाइड किया हुआ, जिस टाइम पे उन्होंने पहुंचना, उनकी स्ट्रेटेजी डिफाइंड है। वो आज पहुंचेंगे, कल को दोबारा वहां से वापस आ जाएंगे। कई दफा इत्तेफाक होता है, आप जिसके साथ जाते हो उसी के साथ वापस आ रहे होते हो। रीजन यही है कि उन्होंने की स्ट्रेटेजी डिफाइंड है, वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग इन द लाइन ऑफ स्ट्रेटेजी, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जिंदगी में एक विजन देखते हो और फिर छोटे छोटे से मिशंस बनाते हो अपने विजन को अचीव करने के लिए। बात समझ आ रही है? चलो, सो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में कौन कौन से मैटर जो हैं वो डॉक्यूमेंट करने चाहिए। तो मैं सिर्फ हेडिंग पढ़ता हूं जरा पहले। कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिटरमिन इट्स स्कोप। डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है कि एंगेजमेंट के स्कोप क्या है, इस हवाले से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट, एंगेजमेंट की रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस किस को रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है। फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट। ठीक है, कौन से एफर्ट फैक्टर्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट है टीम को एक लाइन में करने के, उनके एफर्ट्स को। देखो ना, एक चीज ये भी फायदा होता है, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। देखो, एक वर्ड यूज करते हैं सिनर्जी इफेक्ट, अक्सर कहा जाता है। सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है? 2 + 2 = 5। यस सर, ये वो 2 या वो अक्सर एक बोला जाता है 1 और 1 11। रीजन क्या आप इनको इस तरह इफेक्टिवली इन टीम्स को यूटिलाइज करें कि रिजल्ट्स में एडिशनल इंपैक्ट नजर आए। इस तरह यूटिलाइज करें रिजल्ट्स में एडिशनल इंपैक्ट नजर आए। बात समझ आई है? तो ये है सिनर्जिक इंपैक्ट। मैं कहूं मेरा एक टीम मेंबर एसेट्स पे काम कर रहा है तो उसी को शायद कहूंगा, या यूं कहूं जो बंदा सेल्स पे काम कर रहा है उसी को शायद कह दूं यार तुम ऐसा करो, डेटर्स को भी एडजस्ट देख लेना,
क्योंकि क्रेडिट सेल्स वेरीफाई करते करते तुमने डेटर्स भी तो इंश्योर करने हैं, तो वहां से तुम ये काम, तो डेटर और क्रेडिट सेल तुम देख लो। ये मैंने क्या किया, मैंने टाइम सेव किया, क्योंकि अगर मैं किसी और को कहता कि तुम डेटर देखो तो वो भी वही काम कर रहा होता है रेपिटेटिवली, और वो भी दूसरा बंदा भी। तो मैंने अपने रिसोर्स को क्या कर दिया, उलझा दिया, एक ही काम पे 2 लोग लगा दिए। तो मैंने अपने रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट इस्तेमाल किया। मुझे सिनर्जिक इंपैक्ट लेना है, मुझे लायबिलिटीज और हमारे वो क्रेडिट नहीं, एक्सपेंसेस, इन दोनों को एक बंदे को दे दूं, यस ऐसा होगा। चलो आगे कहता है रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, और कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड नॉलेज गेन ऑन अदर एंगेजमेंट परफॉर्म फॉर द एंटिटी एंड ऑडिट प्लान एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स। अच्छा ये आगे ऑडिट प्लान शुरू हो गए। लीजिए ये 5 मैटर्स हैं जो आपने क्या करने हैं, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर डॉक्यूमेंट करने हैं, लिखने हैं इन हवाले से। और मैंने ये बात भी बताई थी कि QCR मैनुअल जो है ICAP का, उसके अंदर इनकी एक चेकलिस्ट बनी हुई है कि आप ये एक एक चीज करते जाएं और आगे एक टिक मार्क करते जाएं, ताकि आप किसी चीज को निगलेक्ट ना करें, भूले ना। ठीक हो गया। अच्छा अभी यहीं तक इख्तिताम करते हैं। ये करैक्टरिस्टिक मैं आपकी जिम्मेदारी लगाता हूं, एक दफा पढ़ के आए, इंशाल्लाह यहीं से आगाज करेंगे। ठीक है, तो आज का होमवर्क जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पेज नंबर 131 एंड 32 एंड 33 ये आपने पढ़ के आना है। मैं 32 को डिस्कस करके 33 को डिस्कस करके 34 पे जाऊंगा। ठीक है, चलो अल्लाह ताला आप सबको